हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभय तिवारी आज आप सबको जियोग्राफी का पहला लेसन फिजिकल जियोग्राफी, नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट, भौतिक भूगोल, विषय क्षेत्र तथा विकास के बारे में बताऊंगा। ये आप लोग के भूगोल का पहला चैप्टर है। जितने भी विद्यार्थी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे वो इस चैप्टर से परिचित हुए होंगे। तो भौतिक भूगोल को जानने से पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये जानें कि भूगोल किसे कहते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट्स डिफिनेशन बताऊं, मतलब छोटा से छोटा जिसको आप बता सकते हैं किसी को, तो आप बता सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मनुष्यों के रहने का स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो हमारा पहला डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। भौतिक भूगोल पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल तथा जैव मंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इसका मतलब क्या है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल में महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जल मंडल में समुद्र के बारे में, वायुमंडल के बारे में, और ये जो हिममंडल का आप लोग ब्रांच देख रहे हैं, ये जो नई ब्रांच है, मतलब ये भौतिक भूगोल की नई ब्रांच है जो अभी ऐड हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि भौतिक भूगोल का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है। फिर आता है हमारा जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो इन सब का जब हम अध्ययन करेंगे डीपली तो इसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक भूगोल कहेंगे। और अगर आप इसका शॉर्ट्स में डिफिनेशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को ही भौतिक भूगोल कहते हैं। जो भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण में क्या आएगा, तो भौतिक पर्यावरण में हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल तथा जैव मंडल, ये सब आ जाएगा। नाउ हम पढ़ते हैं कि ये जो फिजिकल जियोग्राफी है इसके कितने पार्ट्स हैं, मतलब ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखिए मैं बता दूं, ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल और जैव मंडल। अब स्थल मंडल के अध्ययन को हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी में। जल मंडल के अध्ययन को हम लोग पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी में। वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी में। हिममंडल के अध्ययन को हम लोग हिम विज्ञान, क्रायोलॉजी में। और जैव मंडल के अध्ययन को हम लोग पढ़ेंगे जैव भूगोल के अंतर्गत यानी बायो जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, अब हम लोग भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे ये जान लीजिए। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले 3 चाउचों यानी 3 श्रेणियों में उनको बांटा गया है। पहले श्रेणी में हम पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागर, इसकी उत्पत्ति के बारे में, विस्तार के बारे में। और द्वितीय श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे पठार, पर्वत, झील, मैदान के बारे में, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका क्या क्षेत्र है, ये सब। फिर तृतीय श्रेणी में भी हम पढ़ेंगे डेल्टा और वेव्स के बारे में। उसके बाद हमारा आता है समुद्र विज्ञान। तो समुद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, पवन चक्र होती है, वायु वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे आइस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है जैव भूगोल यानी बायो जियोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम बताते हैं कि जो ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको सबसे पहले मिलता है प्रारंभिक काल, आकस्मिकवाद या प्रलयवाद, और फिर आता है एकरूपतावाद। प्रारंभिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ग्रीस, यूनान और मिस्र में 500 ईस्वी पूर्व इसकी खोज की जा चुकी थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हेरोडोटस, अरिस्टोटल और स्ट्रेबो का रहा। फिर आकस्मिकवाद या प्रलयवाद में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बात करें तो पहले आप लोग जान लीजिए कि आकस्मिकवाद या प्रलयवाद में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। तो आकस्मिकवाद या प्रलयवाद में जो त्वरित घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर एकरूपतावाद आता है। तो जो स्टैटिस्ट भूविज्ञानी थे जेम्स हटन, उन्होंने 1726, मतलब इनका जो काल रहा है 1726 से 1757 में,
इन्होंने दो कल्पनाएं दी थी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जेम्स हटन की दो कल्पनाएं हैं। पहला उन्होंने बताया था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, यानी प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। और दूसरा उन्होंने संकल्पना दिया था न आदि का पता है और ना ही अंत की आशा, नो वेस्टिज ऑफ ए बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आप आधुनिक जो भौतिक चिंतन का विकास कैसे हुआ, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से विचारक हैं, उन्होंने क्या बताया। तो यहाँ पे मुख्यतः इन लोगों को दो भागों में बांट दिया गया है, यूरोपियन स्कूल और अमेरिकन स्कूल। बच्चों यहाँ स्कूल का मतलब आप लोग अपने स्कूल से मत समझ लीजिएगा, यहाँ स्कूल वो नहीं है। यहाँ स्कूल का मतलब विचारक से है कि आखिर वो विचारक कौन थे, अमेरिकन स्कूल में कौन थे, यूरोपियन स्कूल में कौन थे। तो यूरोपियन स्कूल में मुख्यतः हम अध्ययन करते हैं हिमानी अपर्दन, सागरीय अपर्दन, कास्ट स्थलाकृति और मरुस्थलीय स्थलाकृति के बारे में। और इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लुई अगासिस, स्मार्क, जेम्स की, मतलब और सारे वैज्ञानिक आप लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर जब हम अमेरिकन स्कूल की बात करते हैं तो अमेरिकन स्कूल में जॉन पावेल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने आपको पीछे जेम्स हटन के बारे में बताया कि ना प्रेजेंट इज़ अ की टू द पास्ट, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, वो समझ जाइए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको डाल लीजिएगा। फिर ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सब भी आपको नंबर दिलाने के लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन पर्याप्त हैं। तो जॉन पावेल ने क्या दिया था, इन्होंने अपर्दन का आधार तल, इनका ये सिद्धांत था। फिर जो जीके गिलबर्ट थे, उनका सिद्धांत गतिक संतुलन का सिद्धांत था। विलियम मेरिस डेविस थे, इनका अपर्दन चक्र, सागरीय तरंग, हिमानी और परिहिमानी के बारे में इन्होंने बताया था। और मुख्यतः बात अगर मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, ये जो जीके गिलबर्ट है, ये गतिक संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर आप लोग आगे जितना बढ़ते जाएंगे, आप लोग को गतिक संतुलन के बारे में अधिक से अधिक, मतलब गतिक संतुलन सिद्धांत के बारे में, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने आके अपना अपना मत दिया, अपना अपना परिभाषा दिया। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने जीके गिलबर्ट ने बताया है, फिर आगे जाएंगे तो आपको एक हैग वैज्ञानिक है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो मतलब आगे चलते चलते इसमें मतलब अन्य जो विद्वान हैं अपना अपना परिवर्तन करते गए। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे शुष्क, हिमानी तथा सागरीय अपर्दन चक्र, ये डेविस ने दिया है। देखिए 1903, 1905, 1930, ये क्या बता रहा है कि 1903 में डेविस ने दिया, सुधार किया, फिर 1905 में सुधार किया, 1905 के बाद 1930 में सुधार किया। फिर कास्ट चक्र के बारे में विधि ने 1911 में बताया और स्विजिक ने 1948 में बताया। फिर परिहिमानी के बारे में पेल्टियर ने 1950 में बताया। फिर क्या हुआ कि डेविस का जो ये सब अपर्दन चक्र, चाहे स्थल स्वरूपों के विकास के सिद्धांत की जो आलोचनाएं हुई, मतलब ये जो सिद्धांत दिए थे उनके ऊपर इनकी आलोचनाएं हुई तथा मतलब काफ़ी सारे संशोधन हुए। तो संशोधन में भवाकृतिक सिस्टम हुआ, जिसको वाल्टर पेंग ने 1924 में दिया। पेन प्लेनेशन चक्र हुआ, इसको किसने दिया, क्रिक ने दिया। फिर पेडी प्लेनेशन चक्र और भवाकृतिक सिस्टम, देखिए भवाकृतिक सिस्टम यहाँ पे वाल्टर पेंग ने दिया है और भवाकृतिक सिस्टम यहाँ पे एल्सी किंग ने दिया है। तो इससे ये देखिए भवाकृतिक सिस्टम यहाँ पे जो पेंग ने दिया है, वाल्टर पेंग ने दिया है, इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें कुछ कमियाँ थी। तो फिर जो एल्सी किंग आए उन्होंने भी इसमें सुधार करके अपना मत दिया। फिर सवाना अपर्दन चक्र पुग ने दिया था। और देखिए फिर हम आते हैं गतिक संतुलन। मैंने बोला था आपसे अगर आप जाएंगे तो आगे जेटी हैग के बारे में भी दिया होगा। एक और वैज्ञानिक थे, उनका मुझे नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी ये मतलब दिया था गतिक संतुलन के बारे में। तो जैसे जैसे क्या नाम है इसमें सुधार होते गए, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने अपना दिया। फिर यहाँ पे भवाकृतिक सीमांत किसने दिया, स्टेनली और सुम ने दिया। विवर्तन स्थल रूप सिद्धांत मेरी मोरिसावा ने दिया। और यहाँ पे खंडकालिक अपर्दन सिद्धांत जो है वो स्टेनली सुम ने दिया। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने केवल किसके बारे में अध्ययन किया, अभी हम लोगों ने केवल लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के बारे में अध्ययन किया।
आगे हम लोग अध्ययन करेंगे ओशियनोग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का लेक्चर जब आएगा तो हम लोग ओशियनोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी समुद्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और एक बात कहनी थी आप लोग को कि पहले आप लोग इन सब के बारे में डीपली नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले हमारी टीम आपको सारे सब्जेक्ट के जितना से जितना अधिक हो सके ऑप्शनल क्वेश्चन देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो थ्योरी बेस्ड होने वाला है, आप लोग को ऑप्शनल बेस्ड होने वाला है, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो हम लोग आपको अधिक से अधिक ऑप्शनल प्रयत्न करेंगे। और चूँकि ये चैनल नया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपर्स मेकर गोरखपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।